गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पेंडुलम के क्वेश्चन कर रहे थे ना? यस सर। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सर बोलिए। कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिसका वेट ज्यादा था M1 का, हाँ, उसका एक बार दोबारा रीजन समझा दोगे? सिंपल, जिसका वेट ज्यादा होगा नीचे की तरफ ज्यादा मूव करेगा। यस सर। अब दो हाथ में पकड़ लिए, एक तरफ पकड़ लीजिए 5 kg और दूसरी तरफ 2 kg, कौन नीचे की तरफ जाएगा? 5 kg। लेकिन दोनों के बीच की सेपरेशन तो सेम रहेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन भी लग रहा था। यस सर। हाँ, तो इसलिए एक नीचे जाएगा तो दूसरा वाला ऊपर की तरफ चल जाएगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ। चलिए स्क्रीन देखिए, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक वॉल है, ये एक वॉल है। इस वाले पॉइंट पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q और इसकी डिस्टेंस है L। एक स्ट्रिंग लिया, उसकी लेंथ भी L है और इस पे भी चार्ज Q है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। यस सर। तो ये पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, कि किसी पॉइंट पे जाने के बाद स्ट्रिंग रुक जाएगा ना, तो आपसे पूछा गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन कितना होगा। आया समझ में? फाइन टेंशन T निकालना है।
नोट कर लिया? वीडियोस ऑन कीजिए अपने। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ध्यान से सोचिए। डॉली वीडियो ऑन कीजिए। आदित्य, सात्विक, लेमिस थ्योरम पढ़ा है 11th में? सिंपल, मैंने यस कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो जो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है उसका मास m है, q चार्ज है, तो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक टेंशन, एक mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना। तो अगर कोई पार्टिकल है जिसपे 3 फोर्स एक्ट करें और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, मतलब रेस्ट पोजीशन पे हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? लेमिस थ्योरम वैलिड है। पढ़ा है 11th में लेमिस थ्योरम? यस खुद पढ़ाया मैंने और क्वेश्चन भी करवाए हैं। यस सर। हाँ, तो क्या होता है? F1 अपॉन साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। एक लाइन यस का सर। सोल्यूशन है, सिंगल लाइन। बस आपको क्या करना है कि एक बार हर एक का फोर्स का डायरेक्शन लिख लीजिए। जो m मास है ना, जो q चार्ज है, उस पे फोर्स का डायरेक्शन लिखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किस डायरेक्शन में है, टेंशन किस डायरेक्शन में है और mg किस डायरेक्शन में है। mg और टेंशन के बीच में कितना एंगल है, mg और f के बीच में कितना एंगल है, f और t के बीच में कितना एंगल है। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए, और ये ज्योमेट्री 8th या 9th क्लास की है। बेटा ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। सर क्यू ई अपॉन साइन थीटा आएगा क्या? नहीं, सर एफ अपॉन साइन थीटा। T इज इक्वल टू mg है आंसर, टेंशन इज इक्वल टू mg है। ऋतिक, बहुत दिनों के बाद आपका वीडियो नजर आया है। नेटवर्क सही आ रहा है आज? यस सर, हो गया। चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, वॉल है, डिस्चार्ज क्यू, ये कॉल है, ये भी चार्ज क्यू है, मास m है, ये है, इधर टेंशन है, फोर्स और इतने क्या ये इनके होगा।
mg नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये बोथ एंगल ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा? थीटा। इस x मान लिया तो इसके अपोजिट एंगल ये भी x का है ना? यस सर। ये वाला क्या होगा? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स प्लस थीटा, सॉरी, ये 180 माइनस एक्स दोनों इक्वल ही है। देखिए ये पूरा एंगल है। यस सर, आ रहा 180 समझ में? माइनस एक्स। हाँ, और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट 180 माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। इधर आइए इस वाले में, ये एंगल कितना है? वो जो ग्रीन से मैंने डिनोट किया है, ग्रीन वाला कितना? 180 ना? यस सर। x प्लस थीटा प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। यस सर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, थीटा रह जाएगा। ये हो रहा है क्या? यस सर। चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, F1, F1 क्या है? T मान लेते हैं, टेंशन। लेविस थ्योरम लगा रहा हूँ, आ जाएगा, इसी में आंसर आ जाएगा। T डिवाइड बाई T के अपोजिट एंगल कौन सा है? एक्स। X, मतलब कि F और F के बीच में एंगल X साइन X। सर आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। ब्रेक हो क्या आ रही है? एक मिनट, अब क्लियर है? यस सर। अब क्लियर है? यस सर, क्लियर। मतलब ध्यान में नहीं देते हैं, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये एक्स है तो ये वाला एक्स होगा, है ना? यस सर। हाँ, तो देखिए ये एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस एक्स यस सर। इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई T और F के बीच में कितना एंगल है? T और F के बीच में कितना एंगल है? 180 माइनस एक्स प्लस थीटा। 180 माइनस एक्स प्लस थीटा। हाँ ठीक है। अब इन दोनों में बस थोड़ा सा रिलेशन निकालिए, थीटा और एक्स में। थीटा और एक्स में रिलेशन कैसे निकालें? थीटा और एक्स में रिलेशन निकालिए। ज्योमेट्री लगाइए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से। सिंपल सा है, निकालिए। बस वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सब देखते जाइए, आंसर आते जाएगा।
देखिए मैं थोड़ा सा बस फिगर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया। बस मैं दोबारा लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, आप लोग कुछ कीजिएगा मत। ये एक्स है, ये एंगल 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स है, इसके अपोजिट एंगल 180 माइनस एक्स, ये ब्लैक और ये वाला रेड। हाँ, इसके अपोजिट एंगल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब ये एक्स है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला एक्स होगा। ये देखिए ब्लैक वाला एक्स है तो इसके अपोजिट एंगल, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक्स हुआ। ये अगर एक्स है तो ये वाला भी एंगल 180 माइनस एक्स हुआ, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 180 माइनस एक्स, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला। यस सर। हाँ, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ रहा है जीरो कैसे आ जाएगा, कैसे जीरो आ रहा है, क्या किया आपने। सर, जो 180 डिग्री का पूरा एंगल था, 180 माइनस एक्स और एक्स और थीटा, वहां से तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, 180 से 180 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा एक्स, और ये वाला हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये वाला एंगल कितना है, अब मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, बस वो बताइए आंसर आ जाएगा। ये वाला एंगल ग्रीन वाला, ग्रीन वाला एंगल कितना है, एक्स प्लस थीटा। एक्स प्लस थीटा। यस सर। और एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स के टर्म में ग्रीन वाले को एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, फिगर को सही से देखिए आंसर पता चल जाएगा। इसको एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, जब तक मेरे को एक्स और थीटा के बीच में रिलेशन नहीं पता चलेगा मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, नीचे वाले को। ग्रीन वाले को एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, आप लोग इतना सा छोटा सा आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ग्रीन वाले को एक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, मुकुंद जितना टाइम लगेगा। सर नहीं आ रहा एक्स और थीटा के बस बीच में रिलेशन समझ कैसे।
अच्छा नीचे चलिए, नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा आपने, t डिवाइडेड बाई x प्लस थीटा और mg डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस x प्लस थीटा। यस सर। नीचे वाले दोनों एंगल इक्वल है क्या, साइन वाला, ध्यान से देखिए। यस सर, इक्वल है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, यस सर। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, t इज इक्वल टू क्या आ गया, mg। खत्म। आया समझ में? यस सर। रब करूं, फिर मैं वेक्टर फॉर्म पे आऊंगा सर एक और बार उसके एक दो दोबारा रिपीट क्वेश्चन। कर दो। सर एक बार दोबारा रिपीट करना, लास्ट वाला। सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन 180 माइनस थीटा, दोनों इक्वल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये कौन कर रहा है? लिखें कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q Q1 Q, ये दिया है पोजीशन R2 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 ओरिजिन से, ठीक है। अब मैंने कहा फाइंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 के कारण 1 पे फोर्स का डायरेक्ट क्या होगा, ये होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू, मैंने डायरेक्शन भी लिख दिया है, ठीक है, डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं, ठीक। अब हमेशा जिस पे आपको फोर्स निकालना है, जिस पे आपको फोर्स निकालना है, आर वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है। यस सर। फोर्स कितने का है, वाई पे, तो वो आऊंगा सर आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही। सर वो सर वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। क्या नाम है, ये कौन का है, सर वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। वो बात ठीक ही कर कौन है, सर एनोटेशंस डिसेबल कर दीजिए। ये क्लियर, आपको फोर्स निकालना है, आप ठीक होगा, सर आपकी आर क्लियर। सर वॉइस नहीं है सर आपकी सही। ये वो सर आपकी वॉइस नो ब्रेक सर। हो रही है। नो क्लियर, सर। वो अभी मेरी बात कोई, अब आती वॉइस, सर अभी ब्रेक हो रही है बीच में। ब्रेक हो रही सर वॉइस अभी। आप अपने व्यूज को ऑफ कीजिए। मैं
अब आ रही है वॉइस मेरी? यस सर, अब क्लियर। यस सर। यस सर। अब क्लियर है, ठीक है। चलिए वीडियोस खींचिए, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं जैसे जैसे बोलूं आपको समझ में आ जाएगा। वीडियोस ऑन कीजिए, वीडियोस ऑन कीजिए, आपको मेरी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब वॉइस नहीं होगा ब्रेक, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद उसमें हो रहा है, अभी मैं दोबारा बना दूंगा। देखिए अभी जो मैंने स्क्रीन पे जो फिगर बनाया था, उस फिगर को बस ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं है। उस फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, Q1 और Q2 बना लीजिए। Q1 क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, हमें क्या करना है, चार्ज 1 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 2। सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पे फोर्स कितना है। ठीक है, 1 पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्शन और अलोंग द लाइन, जो फिगर बनाया था। यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? यस अगर आप बोल नहीं सकते आप लोग गर्दन हिला दीजिए, मैं आप लोगों की वीडियो को यस देख रहा सर। हूँ। हाँ बोलिए मत, बस अपने गर्दन हिला दी, मेरे को पता चलेगा हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब आर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ग्रेविटेशन में भी। ठीक है, आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, लिखें इस पॉइंट को, लिखिए डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर is always या डायरेक्शन की जगह लिखिए हेड ऑफ आर वेक्टर, हेड, हेड, डायरेक्शन की जगह लिखिए हेड। हेड ऑफ आर वेक्टर is always towards the point, is always towards the point on which we have to calculate force, is always towards the point on which we have to calculate the force। अब फिगर में आर वेक्टर भी बना दीजिए, उसका हेड कहां पे होगा आर वेक्टर का, 2 से 1 की तरफ। हाँ, अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको? यस। हाँ, वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ लगाइए इसमें, तो देखिए R1 वेक्टर में, सॉरी R2 वेक्टर में आपने किसको ऐड किया, आर वेक्टर, आपको क्या मिल गया, R1 वेक्टर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को याद कीजिए, A प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। सिर्फ ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है आपको, यही होगा। तो R Yes, sir. वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, R1 माइनस R2। विनर्स आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसका डायरेक्शन क्या आर वेक्टर के अलॉन्ग ही है क्या? जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, Yes, sir. उसी डायरेक्शन में है ना। ठीक, अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अब हम लोग आंसर लिखेंगे। लिखिए F12, F12 ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा याद कीजिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। याद है डॉली, कुछ याद है 11th का? हाँ, सिंपल, F12 मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो किस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक, तो मैं F12 की वैल्यू लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स का डायरेक्शन
किस डायरेक्शन में है, जहां पे आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है ना। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ क्या रखें, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रखें, आर कैप। नहीं आया, आ गया। तो हम लोग F12 वेक्टर क्या लिखेंगे, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, इसमें लिखे नोट, नोट लिखिए, always put q1 and q2, always put q1 and q2 with their sign, with their sign। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। F12 इज इक्वल टू क्या लिखा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन Common। वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिखिए नेक्स्ट स्टेप में, F12 इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसके आगे क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में देखिए आर स्क्वायर इंटू आर है, मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल आर हुआ ना, आर स्क्वायर इंटू आर है ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो लिखे नेक्स्ट स्टेप, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। लिख लिया, आर वेक्टर था क्या, यस सर। यस सर। आर वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बस उस फॉर्म में लिख दीजिए। F12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस का क्यूब, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर ब्रैकेट में। नहीं आया समझ में, होगा सर। आ गया। और Yes, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए थे डायरेक्ट। अब देखिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मैंने कूलम्स लॉ पढ़ा ही है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया। अब मेरे को क्वेश्चन देख के ये कैसे पता चले कि मैं सिंपल k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करूं या वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करूं, है ना। ये क्वेश्चन को देख के आपको पकड़ना पड़ेगा कि मेरे को इसको किस फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं वो हम लोग वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन, तो मतलब कि वेक्टर फॉर्म में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखिए, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम एट 6,8 एट 6,8, ये इसकी पोजीशन दी है, कहां पे रखा हुआ है। फाइंड फोर्स ऑन 5 कॉलम एट 6,8 ड्यू टू -2 कॉलम, ड्यू टू -2 कॉलम एट 3,4, एट 3,4। मतलब कि अगर चार्जेस का पोजीशन दिया हुआ है, मतलब कि चार्ज कहां पे रखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मेरे को किस पे फोर्स निकालना है, 5 कॉलम पे, है ना। तो 5 कॉलम पे जिस पे फोर्स निकालना है, जो फॉर्मूला लिखा था अभी आपने F12, ठीक है, उस पे ध्यान दीजिए। उसी फिगर को दोबारा देखिए, तभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जो फिगर बनाया था अभी हम लोगों ने, हम लोग फोर्स निकाल लेते 1 पे ड्यू टू 2, तो जो फाइनल फॉर्मूला लिखा आपने उसमें क्या आ रहा था, R1 माइनस R2, है ना। तो जिस पे फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। R1 क्या था,
Q1 का पोजीशन वेक्टर और R2 क्या था, Q2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो R1 माइनस R2 कर रहे थे ना, मतलब कि जिस पे फोर्स निकालना है उसमें से दूसरे का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना है। अब ये बताइए, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेनस 2,3 इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2,3 इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ईशांत 2,3 इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म क्या हुआ अगर मैंने कोऑर्डिनेट दिया है किसी पॉइंट का 2,3? डॉली 2,3 इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? सात्विक 2,3 इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? कार्तिक, कार्तिक आवाज आ रही है? कार्तिक, यस सर। हाँ बताइए, 2,3 है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? सर √13। पिटाई करूं, ये वेक्टर है? आशीष, आदित्य 2,3 वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? आप लोग तो मेरे को बिल्कुल 11th के बेसिक पे ले गए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। सर ठीक, कोई भी वेक्टर फॉर्म, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी वेक्टर है तो उसको हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, एक्स कंपोनेंट। जे कैप का कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, वाई कंपोनेंट। और के कैप का कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, जेड कंपोनेंट। अगर मैंने पॉइंट लिखा है 2,3, ठीक है, तो 2,3 इसका मतलब x कितना है 2 और y कितना है 3। तो इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप, खत्म हो गया। आया? यस सर। बस अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, वैल्यू पुट कीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया। R1 कितना हो गया 6 i कैप प्लस 8 j कैप, R2 कितना हो गया 3 i कैप प्लस 4 j कैप, Q1 कितना हो गया 5, Q2 कितना हो गया -2। फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर बताइए, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सबकी गर्दन बस हिलाइए, गर्दन हिलाइए आप सभी लोग। गर्दन हिलाएंगे कहां से, आधे लोगों ने तो वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है। देते आया? डॉली यस सर आ गया। आया? सात्विक, यस सर आ गया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं क्या? मैं अपने लेक्चर्स बोर्ड पे, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ाकर। यस सर। चैनल बता दीजिए सर। मैं चैनल बता दूंगा, अभी अभी रिकॉर्डिंग करूंगा मैं 1-2 दिन में, ठीक है। ओके सर। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ये तो इतनी सारी चीजें जो मेरे को बोलनी पड़ रही हैं, मैं लिखते जाऊंगा, वो आपको नजर आता जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कई लोग, मेरे को पता है कि बोलने पे कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि क्या चीज है, कैसे कर रहे हैं। ईशान क्लियर है बेटा?
सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, अनम्यूट करके रखें अपने माइक को। देखिए, जो हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स कंपोनेंट। वाई का मतलब क्या होता है? वाई कंपोनेंट। और जेड का मतलब क्या होता है? जेड कंपोनेंट। अगर मैंने पॉइंट को लिखा 2,3, ये पॉइंट है कोई, ठीक है, तो एक्स कितना हुआ? 2 2। वाई कितना हुआ? 3। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप, यस सर। ठीक है। तो R1 वेक्टर में को किस पे फोर्स निकालना था? 5 कॉलम पे। 5 कॉलम पे फोर्स निकालना है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बेटा? R1 वेक्टर कितना हो जाएगा? कैप प्लस 8 कैप, क्या सर? है ना? सर एक आप बार क्यों रिपीट नहीं ला करना। रही? आपकी आवाज नहीं है। मेरा 5 कॉलम का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 5 कॉलम कहाँ पे रखा हुआ है? 6,8 पे। यस सर। क्लियर है? तो उस चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? 6i कैप प्लस 8j कैप। यस सर। उसी तरीके से -2 कॉलम का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। यस सर। तो R1 वेक्टर आ गया आपके पास, R2 वेक्टर भी आ गया, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मैंने क्या बताया? R1 का मतलब क्या होता है? जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। तो मेरे को तो 5 कॉलम पे फोर्स निकालना था, तो R1 वो हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। और R2 वेक्टर क्या होता है? जिसके कारण निकालना है। किसके AI। कारण निकालना है? -2 कॉलम के कारण। ओके ईशांत, सर। आया समझ में? यस सर। हो जाएगा अब? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो ऑन कर लीजिए। हम लोग पहले में डेरिव कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है। अब ध्यान से बस थ्योरी को सुनिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सब कोई वीडियो ऑन कर लीजिए। मुकुंज, डॉली, आशीष, कार्तिक, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम, मैं इसको समझा रहा हूं, पहले है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इसको आपने कहाँ रखा हुआ? एयर में, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो आपने बोला कि फोर्स कितना होगा? आपने कहा फोर्स इज इक्वल टू होगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक। मैंने कहा अब मैं Q1 Q2 को किस में डाल दिया? मैंने पानी में डाल दिया। पहले कहा था एयर में, अब दोनों चार्ज को मैं कहाँ ले गया? दूसरे मीडियम में, मतलब कि पानी में ले गया, ठीक है। अब मेरे से पूछा कि अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब मेरे से बोला गया फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं फिगर बना के एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, मेरे को ऐसा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चार्ज पार्टिकल हैं, सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2। तो मैंने बोला Q2 पे फोर्स कितना है? आपने कहा सर Q2 पे फोर्स है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर है? ये किसके कारण फोर्स है? Q1 के कारण। Q1 चार्ज ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर फोर्स लगाया, ठीक। अब मैं किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को भी लेकर आ गया,
मैंने कहा Q3 भी आ गया, ठीक है। अब Q3 के कारण Q2 पे फोर्स कितना होगा, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या Q3 के कारण जो फोर्स है और जो Q1 के कारण फोर्स है वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही है क्या? अगर Q3 आ गया, अगर मैंने Q3 को इंट्रोड्यूस किया, तो 1 के कारण जो फोर्स था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वो चेंज हो गया क्या? वो नो तो सर, चेंज नहीं होगा ना। हाँ, तो इसका नो सर, मतलब कि किसी भी चार्ज पे जो कोलम्बिक फोर्स है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और सब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। कोई थर्ड चार्ज हो या ना हो, कोलम्बिक फोर्स पे कोई भी असर नहीं होता, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लिखिए, इस कॉन्सेप्ट को लिखिए। अपने वर्डिंग में लिखे कि मैं लिखवाऊं? जो मैंने समझाया उसको अपने वर्डिंग में लिखिएगा कि इसको मैं लिखवाऊं? देखिए टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। सर लिख लेंगे। Force between two charges, force between two charges is independent of force between two charges is independent of presence or absence of third charge. Presence or absence of third charge. Force between two charges is independent of presence or absence of third charge. अगर Q1 Q2 चार्ज हैं तो Q1 पे फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं थर्ड चार्ज को लेकर आऊं तो वो अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन वो इस वाले मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालने वाला। Q2 के कारण फोर्स इतना ही रहेगा, Q3 के कारण कुछ और फोर्स होगा, नेट फोर्स अलग होगा। मैं नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस अब सर। मैंने Yes, sir. यहाँ पे मीडियम लिया है वाटर। मैंने कहा कि Q1 Q2 जो चार्ज थे पहले एयर में थे, तो एयर में कितना फोर्स था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं वाटर में ले गया। वाटर आपको पता है कि कैसा मॉलिक्यूल होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, पता नहीं कितने क्लासेस लिए होंगे लास्ट ईयर। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? विनस। अच्छा, विनस का नेटवर्क सही नहीं है। सात्विक, पोलर कि नॉन पोलर? सर पोलर। पोलर। जिज्ञासु पता है ना, वाटर पोलर होता है क्योंकि यस सर। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ आ जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है। याद है ना? ठीक है, थोड़ी बहुत आती है केमिस्ट्री में Yes, को sir. भी। चलिए, तो मतलब कि वाटर का मेरे को पता चला कि वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है, ठीक। तो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब सिर्फ इमेजिन कीजिए कि मैं क्यू चार्ज को अंदर लेकर आ रहा हूं, पानी में डाल दिया पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को पानी में डालूंगा, उसकी आसपास में कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, मतलब कि उसके आसपास में ऑक्सीजन आ जाएंगे। आया यस समझ सर। में? ठीक। यस सर।
सिर्फ इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी ये कॉन्सेप्ट उतना ही इजी होगा आपके लिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक क्यू चार्ज को एयर से लेके मैं पानी में ले आया, और जैसे ही मैं पानी में लेकर आऊंगा क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब दूसरा क्यू चार्ज है, मेरे पास तो दो चार्ज थे ना, मैं दूसरे क्यू चार्ज को नीचे लेकर आ रहा हूं पानी में। ठीक है, बस यहीं तक अपने इमेजिनेशन को रोक लीजिए। मैं दूसरे क्यू चार्ज को पानी में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? करेगा, है ना? तो यस सर। देखिए कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ फिगर बनाओ। ये पहले नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही आप क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब राइट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हो जाएगी। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ Q और Q की वजह से जो फोर्स लग रहा था, Q और Q की वजह से फोर्स इस पे कहाँ लग रहा था, इधर रिपल्शन लग रहा था ना, Q स्क्वायर आर स्क्वायर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी है इस Q के बगल में, Q के बगल में नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में ज्यादा है। ठीक है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्यू को क्या अट्रैक्ट, तो इसमें एक फोर्स इस डायरेक्ट लगेगा, इसको मैं कह देता हूं ड्यू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। आया? यस सर। यस यस सर। इस सर। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, बस यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक लाइन बताता हूँ, खत्म कॉन्सेप्ट। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, वीडियोस ऑन कर लीजिए, अब मैं समझा रहा हूँ। जल्दी टाइम वेस्ट मत कीजिए, 8 बज चुका है, मैं इसको कॉन्सेप्ट को खत्म करूं। देखिए, क्यू क्यू की वजह से फोर्स कितना था, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव की वजह से फोर्स राइट डायरेक्शन में था। नेट फोर्स ऑन क्यू, अब मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स ऑन क्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि एक फोर्स था राइट डायरेक्शन में, एक फोर्स था लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो कोलंबिक फोर्स है अगर मैं किसी मीडियम में ले जाऊं तो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कि किसी फैक्टर से डिक्रीज हो रहा होगा। अब मैं फॉर्मूला जो लिखता हूं वो क्या लिखता हूं, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आया समझ में? एप्सिलॉन आर कहां से आया? मीडियम। हाँ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस तो मैं सर। नेट फोर्स क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 divided by R square, where epsilon R is the relative permittivity of the medium, where epsilon R is the relative permittivity of the medium.
यस सर। हाँ, Done, sir. एक पॉइंट मेरे को समझ में आया कि एयर में है तो होगा फोर्स k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, लेकिन अगर मैं किसी मीडियम में लेके जाता हूँ तो फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। वो जितने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है उसको मैंने एक नया टर्म दे दिया और उसको मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ये था, फाइंड फोर्स ऑन q1 due to q2 only in any medium। बस ये था क्वेश्चन। फाइंड फोर्स ऑन q1, लिख लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 only in any medium। इन एनी मीडियम। जिज्ञासु आंसर बताइए। मुकुंद आंसर बताइए। F upon epsilon naught R। epsilon naught एप्सिलॉन epsilon r तो R। आएगा ही नहीं। अभी देखिए, फिर सुनिए ध्यान से, अभी हम लोग जब किसी मीडियम में लेके जा रहे थे तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया था, है ना, मतलब कि थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया। इसको इस हिसाब से सोचेंगे, अगर मैं किसी मीडियम में लेके जा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कि एक थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि Q1 पे फोर्स बताइए, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है मेरे को ये बताना है। तो Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा था, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। वो तो नेगेटिव के कारण एक इंडक्शन फोर्स आ गया था और उसके बाद मैंने नेट्स की बात की थी। लेकिन Yes, sir. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ Q के कारण फोर्स बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 कारण बताना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी से पहले लिखाया था कि नेट बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो सिर्फ Q2 के कारण कितना फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। वो तो थर्ड चार्ज के कारण इंडक्शन आ गया था, जिस कारण मैंने एप्सिलॉन r को इंड्यूस किया था। ईशांत आर में यस सर। तो बस आंसर लिख लीजिए, f is equal to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड r स्क्वायर, ये है आंसर। और भी लिख लीजिएगा। एप्सिलॉन r क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो थर्ड चार्ज की वजह आ रहा था नेट फोर्स में। Q2 के कारण सर आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा क्लियर है? यस ये सर। क्या तू बाल कट गए? Yes, sir. हाँ, अब थोड़े इंसान लग रहे हैं। Yes, sir. ये दूसरे लग रहे हैं कि नेगेटिव वाले साहब आए हैं। चलिए, हम क्लास अब बेसिक सब देख लें। अब हम लोग वो वाले प्रॉब्लम करेंगे, आप रॉड वाले प्रॉब्लम होंगे। रॉड पे पूरा है, फाइनाइट वायर की लेंथ है, फाइनाइट हीट है, उसमें बच्चे को चलेंगे कॉम्पिटिशन में पूछे गए। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ यहाँ रही। तक कोई नहीं, मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ये बता रहा था। सर डाउट्स कब लोगे लास्ट चैप्टर के? लास्ट चैप्टर के आज फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है ना? यस सर। संडे को डाउट है। ओके सर। ओके ठीक सर। है, संडे को डाउट सेशन है। ईशान, जो भी डाउट्स हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और वो पूछिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।